जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों 25 जून 2026 को डीआरडीओ के सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम यानी कि कैप्स बेंगलुरु में नेत्रावाक सिस्टम के लिए एफओसी यानी कि फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस की घोषणा कर देगी। और दोस्तों ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि भी है। रीजन साफ है, क्योंकि नेत्रावाक्स जो है वो पूरी तरह देश में डेवलप किया गया एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है। एफओसी का मतलब बिल्कुल साफ है कि सिस्टम ने अपने सभी जरूरी परीक्षण जो है वो सफलतापूर्वक पास कर लिए और अब इसे पूरी तरह ऑपरेशनल माना जा सकता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर नेत्रा केवल आप इसे रडार मत समझिए, बल्कि इसमें कई सारी टेक्नोलॉजीज एक साथ लगाई गई हैं, जैसे कि रडार, सेंसर, डेटा लिंक, कम्युनिकेशन नेटवर्क और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, और ये सब एक साथ काम करते हैं। इसी वजह से इसे सिस्टम ऑफ सिस्टम्स कहा जाता है। और मॉडर्न वॉरफेयर में अवाक्स का रोल तो आप सबको ही पता है। इसी अवाक्स के जरिए दुश्मन की हर गतिविधि पहले ही यानी कि जल्दी पता कर ली जाती है, ताकि हमारे फाइटर जेट्स और एयर डिफेंस सिस्टम को समय पर वार्निंग मिल सके। इवन दोस्तों भारतीय वायुसेना भविष्य में अवाक्स की जो संख्या है उसे बढ़ा सकती है, क्योंकि हमारे पास हमारे पड़ोसी देशों की तुलना में कम अवाक्स है। लेकिन फिर भी दोस्तों भारत ने अपनी प्लानिंग तेज कर दी है, और यही वजह है कि नेत्रा अवाक्स की आगे की सीरीज पर भी काम हो रहा है, जिसमें कि नेत्रा मार्क 2 भी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जिसमें कि अब ये बात सामने आ गई है कि भारत जो 114 रफाल फाइटर जेट की डील करने वाला है फ्रांस के साथ। यहाँ पर भारत ने अपनी शर्त रख दी है, और ये शर्त है कि इन फाइटर जेट्स का निर्माण भारत में होगा, लेकिन साथ ही साथ इसका इंजन, एयरफ्रेम और एवियोनिक्स टेक्नोलॉजी, इसका पूरा तकनीकी हस्तांतरण यानी कि टीओटी भी भारत को दिया जाना चाहिए। भारत चाहता है कि भाई रफाल फाइटर जेट केवल एक इंपोर्टेड एयरक्राफ्ट न रहे, बल्कि भविष्य में भारत के अंदर ही इसका प्रोडक्शन और मेंटेनेंस पॉसिबल हो सके। यही वजह है कि भारत सरकार ने डासो, साफरान और थेल से महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी की मांग की है। यानी कि दोस्तों नई रफाल फ्लीट में भारतीय मिसाइलें, बम और कम्युनिकेशन सिस्टम को भी शामिल किया जा सकता है, जिससे कि इंडियन एयरफोर्स की विदेशी हथियारों पर निर्भरता कम रहेगी और हमारा जो आत्मनिर्भर भारत का अभियान है वो आगे बढ़ेगा। साथ ही दोस्तों भारत यहाँ पर F4 और भविष्य में F5 स्टैंडर्ड वाले रफाल भी चाहता है, जिनमें कि नई पीढ़ी के आइस रडार, बेहतर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, एडवांस डेटा लिंक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे अतिरिक्त फीचर्स शामिल होंगे, जिससे कि पायलट काफी तेजी से निर्णय ले पाएंगे और बैटलफील्ड की उसे बेहतर जानकारी मिलेगी। हालांकि यहाँ पर ये जो प्रस्ताव है भारतीय वायुसेना की तरफ से या भारत की तरफ से, वहां पर कुछ चैलेंजेस सामने जरूर आ रहे हैं, क्योंकि फ्रांस ने अब तक किसी देश को रफाल के इंजन और इवन जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स एवियोनिक्स टेक्नोलॉजी है वो पूरी तरह दी ही नहीं है। इसीलिए यहाँ पर ये बात देखने वाली है कि भाई फ्रांस भारत की मांगों को किस हद तक एक्सेप्ट करता है। दूसरा सवाल दोस्तों यहाँ पर आता है पैसों को लेकर, यानी कि लागत का। अगर मान लो फ्रांस हमें ये सब देने के लिए तैयार भी हो गया, मतलब तकनीकी हस्तांतरण वो हमें कर रहा है, लोकल प्रोडक्शन इनका करेगा, तो इससे कीमतें बढ़ सकती हैं, ये ऑब्वियस सी बात है। और इवन दोस्तों यहाँ पर टाइम को लेकर भी बड़ी बात सामने आई है। अगर प्रोडक्शन लाइन भारत में स्थापित होगी तो सप्लाई चेन को डेवलप करने में भी टाइम लगेगा। फिर भी दोस्तों अगर भारत की ज्यादातर शर्तें मान लेता है फ्रांस, तो ये सौदा 114 रफाल फाइटर जेट्स का केवल खरीद का मामला नहीं होगा, बल्कि भारतीय एरोस्पेस इंडस्ट्रीज को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला एक स्ट्रैटेजिक प्रोग्राम भी साबित हो सकता है। और इवन भारत भविष्य में अपने स्वदेशी फाइटर जेट प्रोग्राम, खासकर कि एमका और जो दूसरी परियोजनाएं, उनके लिए बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस भी हासिल कर सकता है। फिलहाल आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएगा। दोस्तों आप सबको मालूम है कि हर्मीस 900 ड्रोन जो है वो भारत में बनता है, जिसे कि हैदराबाद में अडानी एल्बिट एडवांस सिस्टम इंडिया लिमिटेड बनाती है। और जो ये फैसिलिटी हैदराबाद में दोस्तों, इसे इजराइल के हर्मीस 900 ड्रोन का पहला विदेशी प्रोडक्शन सेंटर माना जाता है। इसका मतलब साफ है कि ये भारत और इजराइल के बढ़ते हुए डिफेंस सहयोग का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। हर्मीस 900 जो कि एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है, 30 घंटे से ज्यादा समय तक ये हवा में रह सकता है, 30,000 फीट की ऊंचाई तक जाकर निगरानी मिशन कर सकता है। इसमें मॉडर्न कैमरे, रडार, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम भी लगे, जो कि लंबी दूरी से निगरानी और टारगेट को पहचानने में काफी इफेक्टिव माने जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें यह बताया गया है कि भाई हैदराबाद में निर्मित 20 से ज्यादा जो हर्मीस 900 ड्रोन्स है, उन्हें इजराइल को एक्सपोर्ट किया गया है। और अगर ये जानकारी वाकई में अगर सही होती है, तो ये बात आप मान लीजिए कि भारत अब केवल विदेशियों की डिफेंस टेक्नोलॉजी का खरीदार नहीं रह गया, बल्कि ग्लोबल डिफेंस प्रोडक्शन चेन का एक एक्टिव पार्टनर बन चुका है। ये बात दोस्तों जितनी खुशी की है, उतना ही इसके पीछे एक काला सच भी है। रीजन साफ है कि भारत में इन ड्रोन्स का निर्माण हो रहा है, लेकिन इनको ऑपरेट करने को लेकर, डिप्लॉयमेंट को लेकर और इवन मिलिट्री इस्तेमाल पर भारत का कोई कंट्रोल नहीं होता है, बल्कि ये पूरा कंट्रोल इजरायली गवर्नमेंट और उनकी सेना के अधिकार क्षेत्र में आता है। यानी कि यहाँ पर यह बात साफ हो जाती है कि भारत का रोल केवल और केवल यहाँ पर इंडस्ट्रियल और डेवलपमेंट पार्टनर का है, ना कि किसी मिलिट्री अभियान का हिस्सा है। दोस्तों इंडियन आर्मी की एयर पावर को बढ़ाने के लिए अब डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल अगले महीने 250 यानी कि 250
वर्बा मैनपैड्स लॉन्चर और 5000 मिसाइलों की खरीद पर विचार कर रहा है। वर्बा जो है वो एक कंधे से दागे जाने वाली एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि कम ऊंचाई पर उड़ने वाले फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन और यूएवी को निशाना बना सकती है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी मोबिलिटी, क्योंकि इसे सैनिक आसानी से अपने साथ लेकर किसी भी इलाके में इसे तैनात कर सकते हैं। और हाल ही के वर्षों में रशिया यूक्रेन की जंग ने ये बात दिखा दी है कि भाई लॉइटरिंग म्यूनिशन मॉडर्न वॉरफेयर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसीलिए अब जो अग्रिम मोर्चे पर तैनात सैनिक है उनके लिए इस तरीके के सिस्टम्स काफी जरूरी हो गए हैं। और बताया जा रहा है कि ये जो वर्बा सिस्टम है वो इंडियन आर्मी की मल्टी लेयर एयर डिफेंस व्यवस्था का हिस्सा बनेगा, जहां ऑलरेडी S-400 आकाश और MR-SAM जैसे बड़े सिस्टम लंबी और मीडियम रेंज की सुरक्षा प्रदान करते हैं। ऐसे में वर्बा जो है वो फाइनल डिफेंस लेयर के रूप में सैनिकों और सैन्य ठिकानों की सुरक्षा करेगा। फिलहाल इस प्रस्ताव को लेकर कुछ बातें और सामने आ रही है कि पहला तो भैया जब हम अपने खुद के वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम पर काम कर रहे हैं तो ये क्यों खरीद रहे हैं, तो इसके पीछे रीज़न है कि अभी हमारे वाले सिस्टम पे थोड़ा वक्त लगेगा। ऐसे में जो वर्बा है वो तत्काल हमारी आवश्यकता पूरी कर सकता है। और अगर इसमें भारतीय कंपनी, जैसे कि अगर मैं भारत फोर्स की बात करूं, वो अगर इस प्रोजेक्ट में शामिल हो जाती है, यानी कि वो अगर इसका लॉन्चर तैयार करती हैं, तो आप ये समझिए कि ये आपने इसे इंपोर्ट नहीं किया, बल्कि आपको इसकी तकनीक भी मिली है, निर्माण करने की क्षमता भी मिली है और लोकल प्रोडक्शन लाइन आपके यहाँ स्थापित होगी है। इसलिए भारत चाहता है कि भविष्य में ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम्स का डेवलपमेंट किया जाए। और इस खबर का दूसरा पहलू ये है कि भाई पाकिस्तान, चाइना, जिनके पास बड़ी संख्या में UAVs आ चुके हैं, वो अपने ड्रोन्स को लगातार बढ़ा रहे हैं। ऐसे में अगर भारत के पास वर्बा जैसा सिस्टम है तो नो डाउट भारतीय सैनिकों को फ्रंट लाइन पर अतिरिक्त सुरक्षा मिल जाएगी। वहीं दोस्तों एक बड़े कॉन्सेप्ट पर फिर से विचार शुरू हो गया है, जिसके बारे में कुछ साल पहले कहा ही जा रहा था कि अगर भारत C-295 एयरक्राफ्ट को नेत्रा मार्क 1 अवाक्स प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट कर देता है तो शायद भारत की अवाक्स सिस्टम्स की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी और भारत को एक पावरफुल अवाक्स सिस्टम मिल जाएगा। वर्तमान में आप सबको मालूम है कि हमारे पास एम्ब्रर का 145 जेट बेस्ड नेत्रा अवाक्स सिस्टम है। इसने अपने आप को साबित तो किया है, लेकिन अब इसकी लिमिटेशन सामने आ चुकी है, खास करके इसका फ्लाइट टाइम और अपग्रेड को लेकर। और अगर यहाँ पर C-295 एयरक्राफ्ट को चुना जाता है इस प्लेटफॉर्म के लिए तो इस एयरक्राफ्ट की ऑलरेडी काफ़ी अच्छी कॉन्फ़िगरेशन है। 11 से 13 घंटे तक ये हवा में रह सकता है, जबकि मौजूदा नेत्रा केवल 8 घंटे के ही मिशन कर पाता है। मतलब साफ है कि C-295 बेस्ड अवाक्स हमें कम से कम इस्तेमाल करने होंगे, मतलब कम उड़ानें इनकी करनी पड़ेंगी निगरानी करने के लिए। और C-295 का कैबिन भी काफ़ी बड़ा है दोस्तों, क्योंकि अवाक्स एयरक्राफ्ट में केवल रडार ही नहीं होता, बल्कि इसके अंदर मिशन ऑपरेटर, कम्युनिकेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम्स और कई कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं। और इवन इसमें अतिरिक्त जगह भी है जहां भविष्य में नए सेंसर्स और मिशन सिस्टम भी जोड़े जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई अब तो ये देश में ही बन रहा है। एयरबस और टाटा की साझेदारी से C-295 का निर्माण भी शुरू हो चुका है और कल इस फैसिलिटी से भारत का पहला स्वदेशी C-295 सामने भी आया। हालांकि कई सवाल भी उठ रहे हैं इसे लेकर कि भाई भारत केवल असेंबली कर रहा है, बट हम ये कहेंगे कि भारत के अंदर कम से कम शुरुआत तो हुई है। और अगर ये प्लेटफॉर्म दोस्तों C-295 जो है वो अवाक्स में कन्वर्ट किया जाता है तो इससे एक तो मेंटेनेंस, ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक्स, इसकी बड़ी बचत होगी। लेकिन चैलेंज पता क्या है यहाँ पर? सबसे बड़ा चैलेंज ये कि नेत्रा रडार को अगर आप एक नए प्लेटफॉर्म पर लगाते हैं तो इसके लिए आपको काफ़ी कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग काम करना पड़ेगा। इसके अलावा परीक्षण भी होंगे, सर्टिफिकेशन की भी ज़रूरत होगी, जिसका मतलब है कि टाइम भी ज़्यादा लगेगा और इन्वेस्टमेंट भी लगेगी। भले यहाँ पर डिफेंस एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इस तरीके के प्लेटफॉर्म को अगर कन्वर्ट किया जाता है C-295 में तो ये हमारा स्ट्रैटेजिक निर्णय होगा और C-295 पर नेत्रा मार्क 1 वाला जो काम है वो सफल हो जाता है तो भारत के पास एक ऐसा अवाक्स प्लेटफॉर्म आ जाएगा दोस्तों जो लंबे समय तक उड़ सकता है, ज़्यादा इक्विपमेंट ले आ सकता है और भविष्य की ज़रूरतों के अनुसार आसानी से अपग्रेड भी किया जा सकता है। क्योंकि चाइना और पाकिस्तान दोनों के पास, मैंने बताया ना कि अवाक्स सिस्टम्स काफ़ी ज़्यादा हैं, इसलिए भारतीय वायुसेना के पास अधिक संख्या में अवाक्स प्लेटफॉर्म्स का होना जरूरी है। इसलिए C-295 यहाँ पर भारत को एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन दे सकता है। फिलहाल आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या वाकई में C-295 को अगर हम अवाक्स प्लेटफॉर्म पे कन्वर्ट करते हैं तो ये एक सही फैसला होगा? भले ही इसके पीछे पैसा ज़्यादा लग रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है। आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वहीं भारत की डिफेंस स्टार्टअप कंपनी दोस्तों IG डिफेंस, इन्होंने कहा है कि उनकी कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2023 तक 10,000 करोड़ रुपए का डिफेंस पाइपलाइन तैयार कर रही है, जिसमें कि ये कंपनी ऑटोनोमस कॉम्बैट सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मिसाइल टेक्नोलॉजी और जेट इंजन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करेगी। और कंपनी का सबसे पॉपुलर प्रोजेक्ट इस वक्त काल है, जो कि 1000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक हमला कर सकता है। मतलब ये एक डीप स्ट्राइक प्लेटफॉर्म के रूप में डेवलप किया जा रहा है। इसके अलावा ये कंपनी दोस्तों यानी कि IG डिफेंस जो है वो जलवा नाम का एक नया स्वदेशी मिसाइल प्रोग्राम पर भी काम कर रही है। कंपनी दावा कर रही है ये पूरी तरह स्वदेशी होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, माइक्रोजेट इंजन का डेवलपमेंट ये कंपनी करेगी, क्योंकि भारत को लंबे समय से मिलिट्री और एरोस्पेस इंजनों में अभी तक विदेशी निर्भरता पर डिपेंड रहना पड़ता है। ऐसे में IG डिफेंस अगर इस क्षेत्र में सफलता हासिल कर लेगा तो नो डाउट
कि भारत के ड्रोन और लॉइटरिंग म्यूनिशन और इवन भविष्य के कई स्वदेशी सिस्टम्स जो हैं वो भारतीय इंजनों से चलेंगे। दोस्तों, चाइना का J-20 यानी कि माइटी ड्रैगन अब केवल लिमिटेड सीरीज वाले एयरक्राफ्ट नहीं रह गए, बल्कि हाल ही में जो आंकड़े सामने आए हैं उससे आप खुद हैरान हो जाएंगे। जहां एक वक्त चाइना ने 2019 में PLA एयरफोर्स की 9th एविएशन ब्रिगेड की सर्विस शुरू की थी, आज चाइना के पास कम से कम 8 अलग अलग एविएशन ब्रिगेड्स तैनात हो चुकी हैं J-20 एयरक्राफ्ट्स की। और सबसे इंपॉर्टेंट बात पता क्या है कि चाइना ने J-20 को वेस्टर्न थिएटर कमांड की यूनिटों में शामिल कर लिया है, और ये वही कमांड है जो भारत के खिलाफ मिलिट्री अभियान कर सकती है, और LAC की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लोग संभालते हैं। चाइना की अगर हर ब्रिगेड की बात की जाए तो उनमें एयरक्राफ्ट की संख्या 24 से 36 एयरक्राफ्ट होती है। ऐसे में अगर आप अंदाजा लगाएं तो J-20 का बेड़ा लगभग 300 विमानों तक पहुंच चुका है। हालांकि कहानी यहां पर खत्म नहीं होती है, क्योंकि किसी भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को केवल उसकी क्षमताओं के आधार पर नहीं जांचा जा सकता, बल्कि उसके रडार, नेटवर्किंग, वेपन्स, पायलट ट्रेनिंग और जो युद्ध के सिद्धांत है उस पर भी जांचा जाता है। चाइना ने प्रोडक्शन लगातार बढ़ाया है अपना, लेकिन रियल वॉर में अभी J-20 ने अपनी क्षमता साबित नहीं की है। अब भारत के लिए दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर कोई भी तनाव होता है भारत चाइना के बीच में तो J-20 को स्पेशली चाइना डिप्लॉय कर सकता है, और ऐसे में J-20 भारत के लिए चैलेंज बन सकता है। यही वजह है कि भारत को, यानी कि स्पेशली यहाँ पर भारतीय वायुसेना को, इस तरीके के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का मुकाबला करने के लिए अपने रडार नेटवर्क, अवाक्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और लंबी दूरी की मिसाइल क्षमताओं को लगातार मजबूत करना होगा। और ध्यान देने वाली बात तो दोस्तों यहाँ पर यह भी है, चाइना की ताकत J-20 नहीं है, बल्कि उसकी इंडस्ट्रियल क्षमता भी है। मान लो अगर उसका J-20 हमने ख़त्म भी कर दिए तो चाइना के पास वो क्षमता है कि वो इस एयरक्राफ्ट को जल्द से जल्द दोबारा बना सकता है, वो भी कम समय में। तो आप समझ सकते हो दोस्तों, J-20 एक चैलेंज है भारत के लिए इस वक्त। भारत को अब इसकी जवाब में केवल अपने फाइटर एयरक्राफ्ट की संख्या बढ़ाना काफ़ी नहीं है, बल्कि हमें अपने सारे प्रोग्राम्स को एक साथ लेकर आगे बढ़ना होगा। चलिए दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रोजेक्ट कुशाह पर एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट कुशाह भारत की डिफेंस के लिए गेम चेंजर साबित होगा, और इवन उन्होंने प्रोजेक्ट कुशाह की तुलना भगवान कृष्ण जी के द्वारा उठाए गए गोवर्धन पर्वत से भी की है। और इस प्रोजेक्ट कुशाह में 3 इंटरसेप्टर मिसाइलें होंगी, जिसकी रेंज मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। हालांकि मैं आपको बता दूं कि प्रोजेक्ट कुशाह अभी डेवलपमेंट फेज में, इसकी डिप्लॉयमेंट में टाइम लगेगा, 2030 तक ये डिप्लॉय हो सकता है। और अगर भारत का प्रोजेक्ट कुशाह टाइम रहते ही सामने आ गया तो भारत उन गिने चुने देशों की लिस्ट में शामिल होगा जिनके पास अपना खुद का लंबी दूरी का मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम है। इससे भारत की विदेशी निर्भरता भी कम होगी और डिफेंस एक्सपोर्ट के भी नए रास्ते खुलेंगे। वहीं दोस्तों, भारतीय सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय यानी कि NSCS का नया सैन्य सलाहकार नियुक्त कर लिया गया। इस नियुक्ति की सबसे खास बात यह है कि इस पद पर नियुक्त होने वाले वो पहले सर्विंग सैन्य अधिकारी हैं। इससे पहले दोस्तों इस पद पर आमतौर पर कोई रिटायर्ड अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई जी को मिलिट्री स्ट्रेटेजी और ऑपरेशन का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। ऑप्शन इंदौर में वो DGMO थे। तो फिलहाल तब तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।